गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो एजुकेन क्लासेस में आपका गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये एक प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंडिया में फॉर स्टेट पीएससी, यूपीएससी एंड नेट एंड जीआरएफ एग्जाम्स। तो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल में हमने कुछ थ्योरीज देखी थी लास्ट टाइम में। आज हम उसके आगे देख के एरिस्टोटल को हम फिनिश करेंगे, है ना। तो ये वाली क्लास में अपना एरिस्टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी देख रहे हैं क्लास कितनी प्रिसाइज है, टू दी पॉइंट है, कोई दूसरी बातें नहीं होती, सिर्फ आपके टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको पूरी पीपीटीज मिलेंगी जिससे पूरे की पॉइंट्स आपके एक बार में रिकॉल हो जाएंगे। कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर्स लिखने हैं फॉर स्टेट पीएससी एंड college exams like that, and for net grf everything is covered here, so I don't think इसके बाहर से कुछ आएगा करके। आपके स्टेटमेंट्स भी हैं, लॉजिक्स भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर दिस क्लास। ओके। तो हमने लास्ट टाइम देखा था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोलते हैं अरिस्तु हिंदी में, है ना। सो एरिस्टोटल ये अपन ने देख लिया था, डिसाइपल है। फिर थ्योरी ऑफ स्टेट देखा था, फिर थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देखा था, वो किसको किसको सिटीजनशिप नहीं देना चाह रहे हैं और क्यों नहीं देना चाह रहे हैं करके वो सिटीजनशिप को एक ड्यूटी मानते हैं। फिर अपन ने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी देखा था एरिस्टोटल का, एनिमेट, इनएनिमेट, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। फिर कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज, कॉमन ओनरशिप, इंडिविजुअल यूज, फिर इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज। ये हमने तीन टाइप के प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशंस देखे थे एरिस्टोटल के, है ना। अब अपन नेक्स्ट में देखेंगे थ्योरी ऑफ स्लेवरी देखा था, फिर किस टाइप से स्लेवरी होता है, फिर उनको स्लेव किसको बोले थे और क्या बोलते हैं लॉ, मतलब स्लेव्स किसको बोले थे पहले उन्होंने, फिर स्लेवरी को कैसे डिफाइन किया था, स्लेवरी बाय नेचर, स्लेवरी बाय लॉ, फिर स्लेवरी बाय लॉ क्या होता है, फिर स्लेवरी बाय नेचर क्या होता है, फिर उन्होंने कैसे बोला था, क्यों उन्होंने स्लेवरी की डेफिनेशन दी थी अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से, है ना। फिर जो मेंटली स्ट्रांग है वो बोला था, फिर फिजिकली स्ट्रांग है उनका बोला था, है ना। फिर इसके बाद स्लेवरी की यूटिलिटी देखी थी अपन ने अलग अलग लोग के लिए, फिर उनका क्रिटिसिज्म देखा था आज के मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से। लेकिन एरिस्टोटल उस समय ये उनकी डेफिनेशन एक सही में लीप फॉरवर्ड था सोसाइटी के लिए। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस देखा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसमें अपन ने ज़्यादा नहीं देखा था, है। इसमें हमने यही देखा था कि एरिस्टोटल कैसे इक्वल को इक्वल ट्रीट करने, एरिस्टोटल बोलते इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल अनइक्वली एंड इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल अनइक्वल्स इक्वली, जो हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशंस में है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एफर्मेटिव एक्शन आर्टिकल 15 एंड 16, वो सबको आपको इससे रिलेट करना पड़ेगा। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस को आपको प्लेटो से लेके एरिस्टोटल तक जाना पड़ेगा और मिल्स तक जाना पड़ेगा, रॉल्स तक जाना पड़ेगा आपको पूरा, ठीक है। जॉन रॉल्स तक आपको पूरा जस्टिस की डेफिनेशन देनी पड़ेंगी। तो वो अपन आगे देखते जाएंगे, फिर उसके बाद अपन थ्योरी ऑफ जस्टिस को पूरा लिंक करते हुए अपन कवर करेंगे लास्ट, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से अपनी आज की क्लास चालू होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। तो इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले जो अपन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ये पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अपन जो नॉर्मल सेंस में सोचते हैं वो ये सोचते हैं स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट बेस्ड रहती है ना। उसको अपन बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आइन, है ना, ये होता है। लेकिन एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी वो कोई एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं थी। उन्होंने टोटल 158 नेशन स्टेट्स की, उन्होंने टोटल वर्किंग पढ़ी, वर्किंग स्टडी की, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कैसे वो चलती है, क्या उसके क्लासिफिकेशंस हैं, क्या क्या उसके ऑर्गन्स हैं, उन्होंने एक एक चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेन, एक एक चीज़ का डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने जो नंबर ऑफ रूलिंग पर्सनस हैं, किस टाइप की वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया, नॉर्मल क्या है, रिवल्टेड क्या है, नंबर ऑफ पर्सनस के हिसाब से उन्होंने तीन चार टाइप की गवर्नमेंट क्लासीफाई। तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये नहीं बोल, उस समय देखिए आज के आज के 2500 ईयर्स बैक
जब भी आप देखेंगे तो उस समय ये नहीं था कि रिटर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये है वो है। उस समय क्या था, गवर्नमेंट जो किंग बोलता था वो चलता था, ये जो डेमोक्रेसी थी, जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स थे उसके बेसिस पे चलता था, वो रिटर्न नहीं था। लेकिन उन्होंने ये वर्किंग किया जैसे इंडिया है, तो उन्होंने मे भी उस समय, वी आर नॉट श्योर वेदर ही हैड स्टडीड अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वैशाली में जो डेमोक्रेसी चल रही है अराउंड, दे आर अराउंड साइमल्टेनियस, मीन्स ये साइमल्टेनियस थे अराउंड मौर्यन रूल के, है ना, मौर्यन रूल के, और यू कैन से धनानंद के रूल के, नन डायनेस्टीज के रूल्स के, ये साइमल्टेनियस थे एरिस्टोटल। बट यू कैन से दैट उन्होंने उस समय जो इंडिया की एंशियंट जो डेमोक्रेसी चल रही थी, या वैशाली की हो गई, है ना, जो इंडियन की एंशियंट महाजनपद रीजन में जो डेमोक्रेसी चल रही थी उसको उन्होंने स्टडी किया होगा, है ना। इस टाइप से उन्होंने टोटल 158 नेशन स्टेट्स के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस, और कॉन्स्टिट्यूशंस तो प्रॉपर नहीं बोल सकते, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किंग्स, असेंबली, उसको उन्होंने स्टडी किया। और उसके बाद उन्होंने एक फंक्शन निकाला, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकाला जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी उनके हिसाब से। तो अभी अपन ये पहले पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे क्लासीफाई किया गवर्नमेंट को, उसके बाद हम पढ़ेंगे उनको कौन सी अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई कितने लोग रूल कर रहे हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट को उन्होंने पहले डिफाइन किया। तो कितने लोग रूल कर रहे हैं, सबसे पहले एक आदमी रूल कर सकता है, मोर देन वन रूल कर सकते हैं, फ्यू मतलब कुछ लोग रूल कर सकते हैं, और उसके बाद हो गया मैनी, मैनी मतलब मैक्सिमम लोग रूल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रूल कर। अब वन लोग रूल करेंगे मतलब मोनार्की हो गई, मतलब एक किंग रहेगा, ही इज़ द हेड ऑफ कंट्री, ही इज़ द हेड ऑफ एवरीथिंग, और वो जो डिसीजन देगा वो फाइनल है। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला जो मोनार्की, जो फिलोसोफर किंग की मोनार्की है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर एक अपने को ऐसा फिलोसोफर किंग मिले जो हाईली एजुकेटेड हो, है ना, जिसको हर चीज की नॉलेज हो, और जो टिल 50 ईयर्स तक एजुकेशन ही प्राप्त किया, उसके बाद वो 50 ईयर्स तक सिर्फ एजुकेशन प्राप्त किया, उसके बाद वो रूल करे, जिसको कोई करप्शन की लालच ना हो, और जिसको प्रॉपर्टी और फैमिली से कोई लगाव ना हो, उस टाइप का अगर आदमी रूल करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनार्क। तो वो ये बोले अगर इस टाइप का फिलोसोफर किंग रूल कर रहा है, वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट आपने पहले भी देखा था, एरिस्टोटल ने बोला था दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है, दैट इज आइडियल। जो इनके गुरु ने बोला था, उन्होंने यही बोला, सर आपने सही बोला, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट यू कांट हैव सच टाइप ऑफ फिलोसोफर किंग, और इस टाइप का आदमी आप नहीं ढूंढ सकते जिसको पैसे और क्या बोलते फैमिली का कोई वो ना हो। तो इसलिए उन्होंने बोला दैट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो उसके बाद इन्होंने बोला ये मोनार्की स्टार्टिंग में हो गई, लेकिन मोनार्की कुछ दिनों बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, टायरेनी में। टायरेनी मतलब क्या हो गया, डिक्टेटरशिप। ओके। अब डिक्टेटरशिप में अपन एग्जांपल दे सकते हैं जो जो क्रूर राजा हुए, है ना, तो अपन इंडियन इंसिडेंट में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को वो किया था, हटाया था, तो उसको अपन एक टायरेंट बोलते हैं, जो एक क्रूर राजा था। हमने मैथोलॉजिकल करेक्टर्स में अपन ले सकते हैं, रावण का एग्जांपल ले सकते हैं जो एक टायरेंट था। अपन क्या बोलते हैं, मिडिवल में अपन अलग अलग किंग्स के एग्जांपल ले सकते हैं जो अलग अलग जगह रूल किए थे, जो टायरेंट थे। ठीक है। मॉडर्न में अपन हिटलर का एग्जांपल ले सकते हैं जो एक टायरेंट था। इसलिए इफ वन पर्सन इज रूलिंग, दो जर्मनी वॉज नॉट अ मोनार्की, जर्मनी में सम अदर फॉर्म थी, इफ जर्मनी कुड हैव, इफ यू विल मतलब अगर आप जर्मनी को देखें कि एक मोनार्की है, तो उस केस में अगर हिटलर को आप उसका किंग बोलें तो एक टायरेंट बोलेंगे उसको, हिटलर को, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि हिटलर एक टायरेंट था। ठीक है। अब फ्यू की, जब फ्यू रूल, कुछ लोग रूल करेंगे सोसाइटी, तो उसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। मीन्स एक किंग नहीं है, एक किंग नहीं है, कुछ जो लिटरेट लोग हैं, अगर उसको वो रूल कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, है ना। लेक एग्जाम्पल आपको क्या, आज की सोसाइटी में एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है मिलना एरिस्टोक्रेसी का, है ना। तो एरिस्टोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या, सोचने दीजिए 1 मिनट ना, सोचते हैं एरिस्टोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हाँ, एरिस्टोक्रेसी का एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, वो एरिस्टोक्रेसी नहीं, वो ओलिगार्की आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक फॉर्म बता रहा हूँ। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, कुछ लोग रूल करते हैं,
दी स्टेट, दी सोसाइटी, वो रूल कुछ लोग मतलब वो पार्टी रूल करती है, पार्टी हो गई वो रूल करती है। अगर वो पार्टी में जो रूल कर रहा है वो बेस्ट लोग है, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे अपन एरिस्टोक्रेसी। लेकिन अगर पार्टी में जो रूल कर रहे हैं वो करप्टेड है, उनको हंगर फॉर पावर है, हंगर फॉर मनी है, तो उस केस में वो एरिस्टोक्रेसी डिस्टॉर्ट हो जाएगी ओलिगार्की में। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था एरिस्टोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इफ फ्यू पर्सन आर रूलिंग, बट अगर मोर देन रूल करेंगे तो एरिस्टोक्रेसी स्टार्ट हो जाएगी ओलिगार्की में। ओके, और फिर ओलिगार्की के बाद पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या होता है, रूल्स ऑफ मैनी। अब उन्होंने ये कहा जब बहुत ज़्यादा लोग रूल करेंगे तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जो प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, अब पॉलिटी उन्होंने बोला बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने पॉलिटी को बोला बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करके बहुत ज़्यादा लोग रूल करेंगे। तो इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लोग रूल करेंगे उसका और डेमोक्रेसी से क्या डिफरेंस किया। इसमें उन्होंने पॉलिटी में ये बोला बहुत ज़्यादा लोग रूल करेंगे लेकिन वो मिडिल क्लास रूल करेंगे, है ना, वो लोअर स्ट्रेटा या अपर स्ट्रेटा के सोसाइटी के नहीं रहेंगे। उसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि अगर मिडिल क्लास रूल कर रहा है कोई भी सोसाइटी को तो उसको एक क्वालिटी होती है मिडिल क्लास में, ही कैन ही कैन ओबे द ही कैन ओबे द लॉ और ओबे द डिसीजंस और ओबे द, एक सेकेंड ना, ही कैन, वो क्या बोलते, आदेश ले भी सकता है और आदेश दे भी सकता है। ओके, तो मिडिल क्लास की इकलौती ये क्वालिटी होती है, जो हायर क्लास है वो सिर्फ दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते आदेश। मीन्स दे कैन ओबे द इंस्ट्रक्शन, दे कांट ओबे द इंस्ट्रक्शंस, दे ओनली कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस। और जो लोअर क्लास रहते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस को दें, वो सिर्फ ओबे कर सकते। तो मिडिल क्लास एक लॉटरी क्लास है जो इंस्ट्रक्शंस को ले भी सकती है और ओबे भी कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास लोग रूल करें, और मिडिल क्लास लोग ऐसे लोग रहे जो पढ़े लिखे रहे, जिससे क्या बोलते हैं सोसाइटी वेल डेवलप्ड और वेल फंक्शनल रहेगी। इसलिए उन्होंने इसको बोला बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी, इसको आज की डेट में अपन डेमोक्रेसी बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सबको राइट्स है, जिसमें सबको इक्वलिटी है, अपन ये बोलते हैं। लेकिन एरिस्टोटल ने ये बोला डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट लोग, इसमें सबको पैसा चाहिए, सबको पावर चाहिए, हंगर फॉर मनी, हंगर फॉर पावर, और ब्लड बाथ, कम्युनल राइट्स, है ना, रेसिज्म, रेसियलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, इसमें एवरीथिंग प्रिवेल करता है। इसलिए उन्होंने ये कहा डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो सोसाइटी को डिस्टॉर्ट कर देती है और जो सोसाइटी को बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो इन्होंने एक और चीज बताई, एक सेकेंड, इन्होंने एक चीज और बोला, इन्होंने ये बोला जो मोनार्की है वो ऐसे टायरनी में जाएगी। ठीक है, पहले मोनार्की से टायरनी होगा, फिर टायरनी से आएगा एरिस्टोक्रेसी, ऐसे, फिर एरिस्टोक्रेसी से होगा ओलिगार्की, फिर ओलिगार्की से होगा पॉलिटी, फिर ऐसे जाएगा, फिर पॉलिटी से आएगा डेमोक्रेसी। और फिर उन्होंने ये कहा ये जो सर्कुलर पाथ है ये कंटिन्यू चलते रहेगा। मतलब जैसे अभी डेमोक्रेसी चल रही है अराउंड होल ऑफ द वर्ल्ड, ये डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है डेमोक्रेसी में भी। जैसे यूएस के एग्जांपल, एनीवन कैन इमेजिन कैपिटल हिल में इलेक्शन के बाद रॉइट्स होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे, जो यूएस बोलती है कि वी आर द बेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और जिसको एक आइडियल एग्जाम्पल की तरह लिया जा रहा था वर्ल्ड में, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा कोई सोचा था? तो व्हाट इज दिस, दिस इज डेमोक्रेसी इज गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि क्या होगा, कुछ दिन बाद ये सर्कुलर पाथ चलते रहेगा, ऐसे 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 चलते रहेगा। मतलब पहले मोनार्की आएगी, मोनार्की से टायरनी आएगी, टायरनी से एरिस्टोक्रेसी आएगी, दैट विल गो ऑन टिल द एजेस। तो उन्होंने ये कहा ये कंटिन्यू होते रहेगा, डेमोक्रेसी से मोनार्की से टायरनी, टायरनी से एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी से ओलार्की, ओलार्की से पॉलिटी, पॉलिटी से डेमोक्रेसी। तो ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यूस मूव ऑन होते रहेगा।
अब उन्होंने यही बोला पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों बोला? करके यही इकलौती फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जो इंस्ट्रक्शंस ले भी सकती है और जो इंस्ट्रक्शंस वो भी कर सकती है। अब ये अपन ने देख लिया कमांडेड। अब इसके बाद उन्होंने एक चीज और बोला, अगर एक क्वेश्चन आता है आप ये बताइए आज की डेमोक्रेसी है और वो पॉलिटी को बेस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि पॉलिटी बेस्ट है? उन्होंने इसलिए बोला पॉलिटी बेस्ट है और डेमोक्रेसी, मतलब इसके हिसाब से तो एरिस्टोटल आज के हिसाब से मतलब इररिलेवेंट होगा और वो आज के हिसाब से गलत प्रूफ हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, एरिस्टोटल आज के हिसाब से इररिलेवेंट हो गए, गलत प्रूफ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज एरिस्टोटल जो बोले थे उसका एक बेसिक एक एजम्पन्स था कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस ना रहे। मीन्स कोई बहुत रईस रहे और कोई बहुत गरीब रहे। मीन्स द पर्सन हु इज़ पुअर इज दैट मच पुअर दैट ही इज़ नॉट गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड टू ईट। मतलब उसको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है खाने के लिए, है ना। और जो रईस हो वो ऐसा ना हो कि उसके पास इतने बड़े बड़े घर हो, इतने बड़े बड़े महल हो कि बाकी सब उससे जेलस करे। तो उन्होंने ये कहा कि उनका ये मेन एम था पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रूव करने के लिए जो स्टेट रहे वो एफर्ट करे इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए सोसाइटी में और सबको इक्वल बनाने के लिए। तो उनका अपन ये बोल सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटी बोला, वो डेमोक्रेसी से छिड़ते थे, लेकिन उनका बेसिक एम ये था कि सोसाइटी में इक्वलिटी प्रिवेल होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो आप इसको ये आंसर से इस टाइप से आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो। मतलब उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को एफर्ट देने चाहिए कि सोसाइटी में इक्वलिटी प्रूफ हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इक्वलिटी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आए और जिससे सोसाइटी में जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो हो गई अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इतने डीपली अपन डिस्कस किए थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब क्या है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन? ओके, एरिस्टोटल एक स्टेट कोइस्ट थे, है ना। स्टेट कोइस्ट क्या होता है? मतलब जिसको कोई चेंज अलाउ नहीं, अगर वो सो रहा है तो उसको सोते रहना है, अगर वो जग रहा है तो उसको जलना है। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया सुने, जो मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे होंगे, उसमें क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया में कि अ बॉडी विच इज इन रेस्ट विल बी इन कंटिन्यूअस रेस्ट और बॉडी विच इज मूविंग विल बी इन कंटिन्यूअस मूविंग। तो एरिस्टोटल बहुत कुछ उसी कॉन्सेप्ट में थे, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में थे। मतलब जैसे मान लो कोई डेमोक्रेसी हो तो डेमोक्रेसी होते रहनी चाहिए, अगर कोई मोनार्की है तो मोनार्की ही प्रिवेल करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है गवर्नमेंट का, मीन्स अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मीन्स अगर डेमोक्रेसी है और आज बीजेपी रूल कर रही है इंडिया को, इफ कांग्रेस भी रूल, अगर कांग्रेस रूल कर रही है तो उसको वो बोलेंगे रिवॉल्यूशन हो गया हमारे देश में, इंडिया में रिवॉल्यूशन हो गया। तो वो ये छोटे से चेंज को भी वो रिवॉल्यूशन बोलते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने टोटल बहुत सारे कॉजेज लिखे, क्यों रिवॉल्यूशन होता है, किस किस लिए होता है, पहले तो उन्होंने ये बताया। और जो कॉजेज लिखे उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई किया कि मोनार्की में क्यों रिवॉल्यूशन होता है, एरिस्टोक्रेसी में क्यों रिवॉल्यूशन होता है, और क्या बोलते हैं पॉलिटी और डेमोक्रेसी में क्यों रिवॉल्यूशन होता है, उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया। और उसके जनरल और पर्टिकुलर, उसमें भी पर्टिकुलर कॉजेज और जनरल कॉजेज में भी उसको अलग अलग से डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, तो उन्होंने रिवॉल्यूशन के प्रति इतना स्टडी किया कि अगर आप आज की डेट में कुछ भी देखेंगे, कोई भी इवेंट वर्ल्ड में, तो आपको एरिस्टोटल की रिवॉल्यूशन से आपको कोई ना कोई लिंक्ड मिल जाएगा कि आज की डेट में ये क्यों हो रहा है। तो एरिस्टोटल बोले होंगे कि भाई ऐसा मत करो रिवॉल्यूशन हो जाएगा, आज की डेट में ये क्यों हो रहा है, ऐसा मत करो रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल से मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आपको बहुत इजी में बहुत मजा आएगा ये चीज़ पढ़ने में। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, अगर आप इसको प्रैक्टिकल से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक अलग व्यू पॉइंट मिलेगा सोचने का, है ना। सो उन्होंने देखे जनरल कॉसेज और स्पेसिफिक कॉसेज किया और उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया। अब सबसे पहली चीज़ है ना, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, है ना, क्या है जनरल कॉजेज। जो सबसे ज्यादा जो जनरल कॉजेज है, मतलब जो किसी में भी होंगे, यूनिवर्सल पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेज। अब मैं इसको आपको पढ़ूंगा और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा करके। अगर इतना सारा मैं आपको लिख के स्लाइड्स बना के दूंगा तो जिसका कोई सेंस नहीं होगा और आपको भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में।
तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इन चीज़ों को, आपको ध्यान में भी आ जाएगा, दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, बाकी सब आपके पावर पॉइंट्स और क्या बोलते हैं आपके जो भी नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है। तो यूनिवर्सल पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेज, ये पहला कॉज है, जनरल कॉज। अब मान लीजिए एक सोसाइटी है, अब कोई गवर्नमेंट है, कोई पीएम है, तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, किसी और को पीएम बनना है, वो सबसे पहला रीजन होगा ना रिवॉल्यूशन का, तो वो पहला रीजन हो गया, है ना, ये सबसे पहला रीजन होगा। अब क्या होगा, दूसरा रीजन क्या होगा कि जो पीएम आज का है उसको अपने कुछ एक लिमिटेशंस रहते हैं पीएम को, या फिर कोई गवर्नर कोई रूल कर रहा है कि यू कांट हैव इंटरफेरेंस इन योर पर्सनल मैटर, आपको पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, आपको रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, आपको इस मैटर में नहीं करना है। अगर एक कोई पीएम है या फिर कोई एक लीडर है और क्या बोलते हैं किंग है, अब वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने लग जाएगा, पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने लग जाएगा, तो क्या होगा, तो एक रिवॉल्यूशन होगा, आइदर रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा होगा, आइदर पूरी सोसाइटी के द्वारा होगा, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैटर्स में इंटरफेयर करने लग जाएगा तो इंडस्ट्रीज लोग रिवॉल्ट कर देंगे। इफ एनी वन विल रिवोल्ट, वो एक रिवॉल्यूशन ही आएगा जिसमें वो चेंज भी हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत ज़्यादा रूलिंग क्लास को अलग अलग अपने डोमेन में ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे गवर्नमेंट हर फील्ड में इंटरफेयर नहीं करती है, जितना उसके फील्ड है उसी में वो इंटरफेयर करेगी, उसी में वो लॉ बनाएगी, उसी में वो वर्क करेगी, है ना। वो अपन आगे देखेंगे, वो अलग अलग जो अपन जॉन रॉल्स में अपन क्लियर देखेंगे गवर्नमेंट क्यों बनाई और किस किस फील्ड में इंटरफेयर कर सकती है। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, स्टेट गिव्स अनड्यू इंपॉर्टेंस टू सर्टेन इंडिविजुअल्स, है ना। आप जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कुछ इंडिविजुअल्स को सिर्फ स्पेशल इंपॉर्टेंस मिल रही है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बाकी लोग के ऊपर जेलेसी आएगी, और जेलेसी आएगी और बाकी लोग के ऊपर जेलेसी आएगी, और जेलेसी के कारण क्या होगा, सॉरी, बाकी लोग के ऊपर जेलेसी आएगी और जेलेसी के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। सॉरी कुछ मैसेज आ रहे थे, इसके कारण डिस्टर्ब हुआ, है ना। तो अपन ये पढ़ रहे थे, इफ स्टेट गिव्स अनड्यू इंपॉर्टेंस, अगर कुछ को देगी तो बाकी लोग के ऊपर जेलेसी आएगी, जेलेसी के कारण भी एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। फिर करप्शन हो गया, अगर ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा करप्शन करेंगे तो एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। अपन लास्ट टाइम ये देख चुके हैं 2014 इलेक्शंस में देयर वाज अ ह्यूज करप्शन, उसके कारण एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके कारण गवर्नमेंट चेंज हो गई, है ना। अब एक और चीज़ है, डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन दी इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्टेट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आ गए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हुआ रसिया यूक्रेन में, रसिया यूक्रेन में क्या हुआ, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है। जो यूक्रेन है उसमें जो एरिया है आपका डोनेस्क, डोनेस्क हो गया, ये सब जो एरिया है जो आपका ईस्टर्न यूक्रेन है, उसमें क्या मैक्सिमम पोर्शन है रशियंस की, दैट रशियंस वांट टू हैव अ सेपरेट, that Russians want to have a separate nation and integrate with the Russians। ओके, जो रशियन वहाँ पॉपुलेशन है वो रसिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहती, इसलिए वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हुआ, और उस रिवॉल्यूशन के कारण वहाँ पे एक वॉर हो गया, और एक मतलब उन लोग वहाँ पे रिवॉल्यूशन चालू किए जिसमें रशिया ने इंटरफेयर किया, जिसके कारण एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो वही बोल रहे हैं, अगर फॉरेनर्स आपके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब राइवलरी बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, अब मान लीजिए दो क्लास है ना, कैपिटलिस्ट क्लास, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास, और बुर्जुइस क्लास और प्रोलेटारिएट क्लास, जो अब मार्क्स ने बोला था। तो परफेक्ट एग्जांपल है, उसमें तो आपको क्लियर हो गया होगा, बुर्जुइस और प्रोलेटारिएट, सॉरी, बुर्जुइस और क्या बोलते हैं आप, फॉर्मर क्लास और लेबर क्लास बोल सकते हैं इजी वे में, है ना। सॉरी प्रोनाउंस के लिए थोड़ा सा। नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस मीन्स जैसे कुछ कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ कुछ डिमांड होती है सोसाइटी से कि भाई आप ये लॉ को स्ट्रिक्ट कर दो, आप करप्शन के लॉ को स्ट्रिक्ट कर दो, आप इस लॉ को स्ट्रिक्ट, अगर वो भी लॉ मतलब चेंज नहीं होगा तो भी बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जनरल कॉसेज डिस्क्राइब की,
अब इसके बाद उन्होंने इनइक्वलिटी फॉरेन वर्क्स राइवलरी पैशन फॉर पावर फेवरेटिज्म बाय द स्टेट है ना, पर्टिकुलर कॉजेज बोले। अब पर्टिकुलर कॉजेज उन्होंने बोले मोनार्की में जनरली कैसे रिवॉल्यूशन होगा। सबसे बड़ा मोनार्की का रीजन क्या होगा कि भाई जो किंग है, आप सबसे ज़्यादा ये पढ़े होंगे कि पूरी हिस्ट्री में कि वो किंग था, उसके नेफ्यू ने उसका मर्डर करके फिर वो राजा बन गया, उसके क्या बोलते कमांडर ने उसका मर्डर करके वो राजा बन गया। पूरे हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा है, वो है क्या, वो यही है ना, पैलेस कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे अपन उसको। तो उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा पैलेस कॉन्स्पिरेसी के कारण मोनार्की में रिवॉल्यूशन होता है ना। और एरिस्टोक्रेसी में क्या होगा, एरोगेंस, मतलब जो रिच क्लास है, जो वेल टू डू क्लास है, वो एरोगेंट होगा, इसलिए उसमें रिवॉल्यूशन हो सकता है एरिस्टोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में क्या होगा, जो मासेज हैं, जो जनरली एक मासेज हैं, जो लोग हैं, अगर वो इग्नोरेंट हो जाएंगे उसमें क्या बोलते हैं, उस कारण रिवॉल्यूशन होगा डेमोक्रेसी में। इसके बाद इन्होंने बहुत डीपली एक एक में मतलब 8-8 10-10 पॉइंट्स लिखे। मोनार्की में 10 पॉइंट्स है, एरिस्टोक्रेसी में 10 पर्टिकुलर कॉजेज हैं, डेमोक्रेसी में पर्टिकुलर कॉजेज है ना। फिर उसके सॉल्यूशंस भी इन्होंने दिए, बहुत डीपली सॉल्यूशंस दिए। जैसे उन्होंने ये बोला, कुछ कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ। अगर सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में बहुत सारी गवर्नमेंट्स प्रिवेल करती हैं, क्या बोलती है कि यू हैव टू वोट फॉर मी, अदरवाइज दैट कंट्री विल अटैक टू अवर कंट्री, और हमारे जो नेक्स्ट रूलर आएंगे वो इनकेपेबल रहेंगे उनसे फाइट करने के लिए, इसलिए आप हमको वोट करो। ऐसे ही होता है, यूएस में यही हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे, और उन्होंने यही बोला था ना कि ये है चाइना आएगा, और मतलब आप मेरे को वोट करो, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं चाइना को डिफीट कर सकता हूँ, और कोई दूसरा आ गया और चाइना उभर रहा है तो वो एक चाइना इंडिया यूएस की हेजीमोनी को एक्सप्लॉइट कर देगा, मतलब यूएस की हेजीमोनी को ख़त्म कर देगा। ऐसे ही उन्होंने बोला था। तो क्या है कि आपको हमेशा दूसरों के मतलब ऑपोजिट कंट्री के प्रति डर दिखाना है कि भाई वो हमको अटैक कर सकता है, वो हमको अटैक कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये लगेगा कि नहीं हमारी गवर्नमेंट पावरफुल हो और हमारा किंग चेंज ना हो। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रखना है, इनइक्वलिटी ना हो। फिर क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी पता चल जाएगा। चौथा क्या होगा, आपको ज़्यादा इंटरफियर नहीं करनी है पर्सनल मैटर्स पे, और सिटीजन्स को अच्छे से पढ़ाना है ना। फिर और क्या रीजंस हो सकते हैं, सिटीजन्स को अच्छे से पढ़ाना है। उसके बाद आप अलग अलग अगर मोनार्की में देखेंगे तो अगर ओबीडियंस ऑफ लॉ, मतलब अगर मोनार्क, पहले आप देखे होंगे पाइबोस होता था और सजदा होता था। क्यों होता था पाइबोस और सजदा, जो दिल्ली सल्तनत में होता, तो इसीलिए होता था ना कि वो किंग के प्रति ओबीडियंस का एक ड्यूटी प्रिवेल करे। अगर किंग के प्रति ओबीडियंस की एक ड्यूटी प्रिवेल कर देंगे पाइबोस और सजदा से, उससे लोग किंग को बोलेंगे आप गॉड हो, मतलब किंग को सोचेंगे गॉड है। इसलिए उन्होंने बोला ऑबिडियंस टू लॉ हो जाएगा तो मोनार्की प्रिवेल करेगी, फिर आदमी डरते रहेगा किंग से, इसलिए वो रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। और डेमोक्रेसी में बोला कि अगर आप राइट टू वोट दे दोगे तो रिवॉल्यूशन होने का चांस ही नहीं है। अगर सबको वोट देने का अधिकार है तो सबको मालूम है कि मैं रूल कर रहा हूँ। व्हाट इज राइट टू वोट, राइट टू वोट इज डिसीजन मेकिंग, हु विल रूल मीन्स आई एम रूलिंग दी सोसाइटी, वो हो गया राइट टू वोट। और टायरनी क्या हो गया, इनस्टेबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू डिवाइड एंड रूल, मतलब डिवाइड एंड रूल के कारण टायरनी होगा जिससे इनस्टेबिलिटी प्रिवेंट हो सकती है, यही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशंस का एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो कोई भी क्वेश्चन आया वो आपका बन जाएगा। वैसे रिवॉल्यूशन के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन से या कोई भी लिंक से नेट जीआरएफ में करके, इसमें इतने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है तो आप इसमें एरिस्टोटल का ही नाम लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ, और वो आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे कौन सा मोनार्की में होगा, डेमोक्रेसी में होगा, टायरनी में होगा, तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये पॉइंट मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया एरिस्टोटल, है ना। और कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं, या आप मेरी ईमेल आईडी में भी पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वो ईमेल आईडी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो और कुछ, हाँ अब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने कंपेयर ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो, ये आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत अच्छे से आप देखिए। सबसे पहले एरिस्टोटल यहाँ से आप चालू कर सकते हैं कि प्लेटो, एरिस्टोटल इज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो, और उनको अपना आइडियल बोलते थे, लेकिन
बहुत सारे चीज़ में वो अपने टीचर्स से डिफरेंट भी थे। तो इससे आपका एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हो एरिस्टोटल के बारे में, थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ लिख दीजिए, फिर बाद में डिफरेंसेस लिख दीजिए दोनों में। सिमिलैरिटीज़ क्या हो जाएंगे, दोनों क्या बोलते हैं सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स के थे, दोनों स्टेट को वो मानते थे, मेन सोर्स मानते थे। फिर क्या बोलते हैं, दोनों फिलोसोफर किंग को हेड मानते थे, मतलब उनका बेस्ट मानते थे, आइडियल मानते थे। ऐसे 4 या 5 पॉइंट्स आप अलग अलग लिख सकते थे। दोनों स्लेवरी के, और क्या बोलते हैं, दोनों सबको राइट्स नहीं देने के और सिटीजनशिप एज अ ड्यूटी मानते थे, और सबको राइट्स देने के अगेंस्ट में थे। ये हो गया। अब अगेंस्ट में क्या होगा, प्लेटो आइडियलिस्ट थे, अरिस्टोटल रियलिस्ट थे। प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो अलग अलग थ्योरीज को आप कंपेयर करके सेट कर सकते हैं ना। अब ये पूछा अरिस्टोटल पॉलिटिकल थॉट्स इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये तो आपको कभी मैं बता दिया कि उन्होंने मैक्सिमम चीज़ यही किया। उनको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बोला जाता था, उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बोला कि रिवॉल्यूशन प्रिवेंट करना चाहिए, किंग को हर एफर्ट, या फिर जो रूलिंग क्लासेस को हर एफर्ट लेना चाहिए रिवॉल्यूशन को प्रिवेल करने के। इन्फ्लुएंसेस ऑफ एरिस्टोटल तो अपन ने पहली क्लास में डिस्कस। तो फ्रेंड्स आई थिंक अपना एरिस्टोटल और प्लेटो जो सबसे ज़्यादा बल्कि थे पॉलिटिकल साइंस में, वो अपने कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन किससे चालू करेंगे, मैकेवेली से। ओके, तो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।